लीजिए सुनिए अंतोन चेखव की लिखी कहानी भिखारी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मूल रूसी कहानी नीशी, इसका अनुवाद किया है अनिल जनविजय ने। ओ साहिब जी, एक भूखे बेचारे पर दया कीजिए। 3 दिन का भूखा हूं। रात बिताने के लिए जेब में एक पैसा भी नहीं। पूरे 8 साल तक गांव के एक स्कूल में मास्टर रहा। बड़े लोगों की बदमाशी से नौकरी चली गई। जुल्म का शिकार बना हूं। अभी साल पूरा हुआ है बेरोजगार भटकते फिरते हुए। बैरिस्टर स्कर्टसोफ ने भिखारी के मैले कुचेले कोट, नशे से गंदली आंखें, गालों पर लगे हुए लाल धब्बे देखे। उन्हें लगा कि इस आदमी को कहीं पहले देखा है। अभी मुझे कलुगा जिले में नौकरी मिलने ही वाली है, भिखारी आगे बोलता गया, पर उधर जाने के लिए पैसे नहीं हैं। कृपा करके मदद कीजिए साहिब। भीख मांगना शर्म का काम है, पर क्या करूं, मजबूर हूं। स्कर्टसोफ ने उसके रबर के जूतों पर नजर डाली, जिनमें से एक नाप में छोटा और एक बड़ा था, तो उन्हें एकदम याद आया। सुनिए, 3 दिन पहले मैंने आपको सदोया सड़क पर देखा था। बैरिस्टर बोले, आप ही थे ना? पर उस वक्त आपने मुझे बताया था आप स्कूल मास्टर नहीं बल्कि छात्र हैं, जिसे कॉलेज से निकाल दिया गया है। याद आया? नहीं, ये नहीं हो सकता, भिखारी घबराकर बुदबुदाया। मैं गांव में मास्टर ही था। चाहे तो कागजात दिखा दो। झूठ मत बोलो। तुमने मुझे बताया था कि तुम छात्र हो। कॉलेज छूटने की कहानी भी सुनाई थी मुझे। याद आया? स्कर्टसोफ साहब का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। घृणा से मुंह बिचकाकर वो भिखारी से 2 कदम पीछे हट गए। फिर क्रोध भरे स्वर में चिल्लाए, कितने नीच हो तुम, बदमाश कहीं के। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। भूखे हो, गरीब हो, ये ठीक है, पर इस बेशर्मी से झूठ क्यों बोलते हो? भिखारी ने दरवाजे के हत्थे पर अपना हाथ रखकर पकड़े गए चोर की तरह नजर दौड़ाई। मैं झूठ नहीं बोलता, वो बुदबुदाया। मैं कागजात। अरे कौन विश्वास करेगा? स्कर्टसोफ साहिब का क्रोध बढ़ता गया। गांव के मास्टरों और गरीब विद्यार्थियों पर समाज जो सहानुभूति दिखाता आया है, उससे लाभ उठाना कितना गंदा, नीच और घिनौना काम है। स्कर्टसोफ साहब क्रोध से आग बबूला हो उठे और भिखारी को बुरी तरह कोसने लगे। अपनी इस निर्लज्ज धोखेबाजी से उस आवारा आदमी ने उनके मन में घृणा पैदा कर दी थी और उन भावनाओं का अपमान किया था जो स्कर्टसोफ साहब को अपने चरित्र में सबसे मूल्यवान लगती थी। उनकी उदारता, भावुकता, गरीबों पर दया, वो भीख जो वो खुले दिल से मांगने वालों को दिया करते थे, सब कुछ अपवित्र करके मिट्टी में मिला दिया इस बदमाश ने। भिखारी भगवान का नाम लेकर अपनी सफाई देता रहा। फिर चुप हो गया और उसने शर्म से सर झुका लिया। फिर दिल पर हाथ रखकर बोला, साहब मैं सचमुच झूठ बोल रहा था। ना मैं छात्र हूं ना मास्टर। मैं एक संगीत मंडली में था। फिर शराब पीने लगा और अपनी नौकरी खो बैठा। अब क्या करूं? भगवान ही मेरा साक्षी है, बिना झूठ बोले काम नहीं चलता। जब सच बोलता हूं तो कोई भीख भी नहीं देता। सच को लेकर भूखों मरना होगा या सर्दी में बेघर जम जाना होगा, बस। कहते तो आप सही हैं, ये मैं भी समझता हूं, पर क्या करूं? करना क्या है? तुम पूछ रहे हो कि करना क्या है? स्कर्टसोफ उसके निकट आकर बोले, काम करना चाहिए। काम करना चाहिए, और क्या? काम करना चाहिए, ये तो मैं भी समझता हूं। नौकरी कहां मिलेगी? क्या बकवास है। जवान हो, ताकतवर हो, चाहो तो नौकरी क्यों नहीं मिलेगी? पर तुम तो सुस्त हो, निकम्मे हो, शराबी हो। तुम्हारे मुंह से वोदका की बदबू आ रही है, जैसे किसी शराब की दुकान से आती है। झूठ, शराब और आराम तलबी तुम्हारे खून की बूंद बूंद में पहुंच चुके हैं। भीख मांगने और झूठ बोलने के अलावा तुम और कुछ जानते ही नहीं। कभी नौकरी कर लेने का कष्ट उठा भी लेंगे जनाब, तो बस किसी दफ्तर में या संगीत मंडली में या किसी और जगह, जहां मक्खी मारते मारते पैसा कमा लें। मेहनत मजदूरी क्यों नहीं करते?
भंगी या कुली क्यों नहीं बन जाते? खुद को बहुत ऊंचा समझते हो। कैसी बात कर रहे हैं आप? भिखारी बोला। मुंह पर एक तिक्त मुस्कान उभरी। मेहनत मजदूरी कहां से मिलेगी? किसी दुकान में नौकरी नहीं कर सकता क्योंकि व्यापार बचपन से ही सीखा जाता है। भंगी भी कैसे बनूं? कुलीन घर का हूं। फैक्ट्री में भी काम करने के लिए कोई पेशा तो आना चाहिए। मैं तो कुछ नहीं जानता। बकवास कर रहे हो। कोई ना कोई कारण ढूंढ ही लोगे। क्यों जनाब, लकड़ी फाड़ोगे? मैंने कब इनकार किया है? पर आज लकड़ी फाड़ने वाले मजदूर भी तो बेकार बैठे हैं। सभी निकम्मे लोगों का यही गाना है। मैं मजदूरी दिलवाता तो मुंह फेर कर भागोगे। क्या मेरे घर में लकड़ी फाड़ोगे? आप चाहें तो क्यों नहीं करूंगा। वाह रे, देखें तो सही। स्कॉट्सॉफ साहब ने जल्दी से अपनी रसोई से अपनी बावर्चिन को बुलाया और नाराजगी से बोले, ओल्गा, इन साहब को जलाओ, लकड़ी की कोठरी में ले जाओ। इनको लकड़ी फाड़ने के लिए दे दो। भिखारी अनमना सा कंधे हिलाकर बावर्चिन के पीछे पीछे चल पड़ा। उसके चाल चलन से यह साफ दिखाई दे रहा था कि वो भूख और बेकारी के कारण नहीं, बस अपने स्वाभिमान की वजह से ही ये काम करने के लिए मान गया है। यह भी लग रहा था कि शराब पीते पीते वो कमजोर और अस्वस्थ हो चुका है। काम करने की कोई भी इच्छा नहीं है उसकी। स्कॉट्सोफ साहब अपने डाइनिंग रूम में पहुंचे, जहां से आंगन और कोठरी आसानी से दिखाई दे रहे थे। खिड़की के पास खड़े होकर उन्होंने देखा कि बावर्चन भिखारी को पीछे के दरवाजे से आंगन में ले आई है। गंदी मैली बर्फ को रौंदते हुए वे दोनों कोठरी की ओर बढ़े। भिखारी को क्रोध भरी आंखों से देखती ओल्गा ने कोठरी के कपाट खोल दिए और फिर धड़ाम से दीवार से भिड़ा दिए। लगता है हमने ओल्गा को काफी नहीं पीने दी, स्कॉट्सोफ साहब ने सोचा। कितनी जहरीली औरत है। फिर उन्होंने देखा कि झूठा मास्टर लकड़ी के एक मोटे कुंदे पर बैठ गया और अपने लाल गालों को अपनी मुट्ठियों में दबोच कर किसी सोच विचार में डूब गया। ओल्गा ने उसके पैरों के पास कुल्हाड़ी फेंक कर नफरत से थूक दिया और गालियां बकने लगी। भिखारी ने डरते डरते लकड़ी का एक कुंदा अपनी ओर खींचा और उसे अपने पैरों के बीच रखकर कुल्हाड़ी का एक कमजोर सा वार किया। कुंदा गिर गया। भिखारी ने उसे दोबारा थामकर और सर्दी से जमे हुए अपने हाथों पर फूंक मारकर कुल्हाड़ी इस तरह चलाई जैसे वो डर रहा हो कि कहीं अपने घुटने या पैरों की उंगलियों पर ही प्रहार न हो जाए। लकड़ी का कुंदा फिर गिर गया। स्कॉट्सोफ साहब का क्रोध टल चुका था। उन्हें खुद पर कुछ कुछ शर्म आने लगी कि इस निकम्मे शराबी और शायद बीमार आदमी से सर्दी में भारी मेहनत मजदूरी किस लिए करवाई। चलो कोई बात नहीं। अपने लिखने पढ़ने के कमरे में जाते समय उन्होंने सोचा उसकी भलाई ही होगी। 1 घंटे बाद ओल्गा ने अपने मालिक को सूचित किया कि काम पूरा हो गया है। लो, उसे 50 कोपेक दे दो, स्कॉट्सोफ साहब ने कहा। चाहो तो हर पहली तारीख को लकड़ी फाड़ने आ जाया करो, काम मिल जाएगा। अगले महीने की पहली तारीख को भिखारी फिर आ गया। शराब के नशे में लड़खड़ाने पर भी उसने 50 कोपेक कमा ही लिए। उस दिन से वो जब तब आया ही करता था। हर बार कोई ना कोई काम कर ही लेता। कभी आंगन से बर्फ हटाता था, कभी कोठरी साफ करता था, कभी कालीन और दरियों से धूल निकालता था। हर बार वो 20-40 कोपेक कमाता था और एक बार स्कॉट्सोफ साहब ने उसे अपने पुराने पतलून भी भिजवाए थे। नए फ्लैट में जाते समय स्कॉट्सोफ साहब ने उसे फर्नीचर बांधने और उठाकर ले जाने में कुलियों की मदद करने को कहा। उस दिन भिखारी संजीदा, उदास और चुप्पा था। फर्नीचर पर हाथ बहुत कम रखता था। सर झुकाए इधर उधर मंडरा रहा था। काम करने का बहाना भी नहीं कर रहा था, बस सर्दी से सिकुड़ता रहा था। और जब दूसरे कुली उसकी सुस्ती, कमजोरी और फटे पुराने साहब किस्म के ओवरकोट का मजाक उड़ाते थे तो शर्माता रहा था। काम पूरा हुआ तो स्कॉट्सोफ साहब ने उसे अपने पास बुला भेजा। लगता है तुम पर मेरी बातों का कुछ असर पड़ा है। भिखारी के हाथ में 1 रूबल पकड़ाते हुए उन्होंने कहा, ये लो अपनी कमाई। देखता हूं तुमने पीना छोड़ दिया है और मेहनत के लिए तैयार हो।
हाँ, नाम क्या है तुम्हारा? जी, लुश्कोफ। तो लुश्कोफ, अब मैं तुम्हें कोई दूसरा और साफ सुथरा काम दिलवा सकता हूं। पढ़ना लिखना जानते हो? जी हाँ। तो ये चिट्ठी लेकर कल मेरे एक दोस्त के यहां चले जाना। कागजातों की नकल करने की नौकरी है। सच्चे मन से काम करना, शराब मत पीना, मेरा कहना मत भूलना। जाओ। एक पापी को सही रास्ता दिखाकर स्कर्तसोफ साहब बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने लुश्कोफ के कंधे पर एक प्यार की थपकी दी और उसे छोड़ने बाहर दरवाजे तक आए, फिर उससे हाथ भी मिलाया। लुश्कोफ वो चिट्ठी लेकर चला गया और उस दिन के बाद फिर कभी नहीं आया। 2 साल बीत गए। एक दिन थिएटर की टिकट खिड़की के पास स्कर्तसोफ साहब को एक छोटे कद का एक आदमी दिखाई दिया। वो भेड़ की चमड़े की गर्दनी वाला ओवरकोट और एक पुरानी सी पोस्तीन की टोपी पहने हुए था। उसने डरते डरते सबसे सस्ता टिकट मांगा और 5-5 कोपेक के सिक्के दे दिए। अरे लुश्कोफ, तुम? स्कर्तसोफ साहब ने उस मजदूर को पहचान लिया। कैसे हो? क्या करते हो? जिंदगी ठीक ठाक है ना? जी हाँ, ठीक ठाक है साहब जी। अब मैं उसी नोटरी के यहां काम करता हूं। 35 रूबल कमाता हूं। कृपा है भगवान की। वाह भाई वाह, बड़ी खुशी की बात है, बहुत प्रसन्न हूं। सच पूछो तो तुम मेरे शिष्य जैसे हो ना। मैंने तुम्हें एक सच्चा रास्ता दिखाया था। याद है कितना कोसा था तुमको? कान गर्म हुए होंगे मेरी बातें सुनकर। धन्य हो भाई कि मेरे वचनों को तुम भूले नहीं। धन्य है आप भी, लुश्कोफ बोला। आपके पास ना आता तो अब तक खुद को मास्टर या छात्र बतलाकर धोखेबाजी करता फिरता। आपने मुझे खाई से निकालकर डूबने से बचाया है। बहुत बहुत खुशी की बात है। आपने बहुत अच्छा कहा भी और किया भी। मैं आपका आभारी हूं और आपकी बावर्चिन का भी। भगवान उस दयालु उदार औरत की भलाई करे। आपने उस समय बहुत सही और अच्छी बातें की थीं। मैं उम्र भर आपका आभारी रहूंगा। पर सच पूछिए तो आपकी बावर्चिन ओल्गा ही ने मुझे बचाया है। वो कैसे? बात ऐसी है साहब जी, जब जब मैं लकड़ी फाड़ने आया करता था वो मुझे कोसती रहती। अरे शराबी, तुझ पर जरूर कोई शाप लग गया है, मर क्यों नहीं जाता? फिर मेरे सामने उदास बैठ जाती और मेरा मुंह देखते देखते रो पड़ती। हाय बेचारा, इस लोक में भी कोई भी खुशी नहीं देख पाया और परलोक में भी नरक की आग में ही जाएगा। हाय बेचारा दुखियारा, वो बस इसी ढंग की बातें किया करती थी। उसने अपना कितना खून जलाया मेरे कारण, कितने आंसू बहाए, मैं आपको बता नहीं सकता। पर सबसे बड़ी बात यह हुई कि वो ही मेरा सारा काम पूरा करती रहती थी। सच कहता हूं साहिब, आपके यहां मैंने एक भी लकड़ी नहीं फाड़ी, सब कुछ वही करती थी। उसने मुझे कैसे बचाया, उसको देखकर मैंने पीना क्यों छोड़ दिया? क्यों बदल गया मैं, आपको कैसे समझाऊं? इतना ही जानता हूं कि उसके वचनों और उदारता की वजह से मैं सुधर गया और मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। हाँ साहिब जी, अब जाना है। नाटक शुरू होने की घंटी बज रही है। लुश्कोफ सर झुकाकर अपनी सीट की ओर बढ़ गया। अभी आप सुन रहे थे अंतोन चेखव की लिखी कहानी भिखारी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मूल रूसी कहानी निशी का अनुवाद किया था अनिल जनविजय ने।